हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कांस्टेबल के लास्ट ईयर के पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर जो 20 अगस्त 2017 का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट था, उसमें 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए हुए थे, जिसमें से अभी तक हम 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 31 से लेकर 40वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भाई 31वां क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया था आपसे। तो चलिए देखते हैं भाई 31वां क्वेश्चन क्या था। 31वां क्वेश्चन है a, b से 2 वर्ष बड़ा है, मतलब a b से क्या है 2 वर्ष बड़ा है, जो स्वयं c की आयु का दुगना है। मतलब b जो है वो c की आयु का दुगना है। अब बोला है कि यदि a, b तथा c की आयु का योग 27 वर्ष है तो b की आयु क्या है। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जहां हमें अनुपात नहीं बना हुआ दिया रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सीधे सीधे जाना है। मतलब आपको इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे भी करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने बोला कि a जो है वो b से कैसा है, 2 वर्ष बड़ा है। तो 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर हमने a की आयु को a माना और b की आयु को b माना, तो यदि b की आयु में हम 2 जोड़ दें तो a की आयु क्या हो जाएगी, a की आयु हो जाएगी b+2 के बराबर। अब इन्होंने बोला है जो स्वयं c की आयु का कैसा है, दुगना है। मतलब जो मतलब कौन, b c की आयु का कैसा है, दुगना। तो अब यहाँ आप अनुपात बना सकते हैं कि b और c की आयु का अनुपात क्या है। तो अगर c की आयु 1 है तो b की आयु कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b और c की आयु निकाल लेते हैं। तो b की आयु हो गई कितनी, हमने k लगा दी यहाँ पर 2k, और c की आयु कितनी हो गई, k। ठीक है, तो हमारे पास b की आयु 2k आ गई और c की आयु k आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a की आयु निकाल लेते हैं। तो k के रूप में a की आयु कितनी हो जाएगी, तो b की आयु यहाँ रख दीजिए 2k+2, तो ये a की आयु हो गई। अब इन्होंने बोला है कि a, b और c तीनों की आयु का जो योग है वो 27 वर्ष है। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर दिया है a + b + c कितने के बराबर है, तो ये 27 वर्ष के बराबर है। तो a की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2k+2 है। b की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2k है। और c की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर k है। और बराबर में कितना, 27 वर्ष। तो देखिए 2k और k कितना हो गया आपका, ये 5k के बराबर हो गया। ये 2 उस तरफ जाएगा तो 27 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 25 वर्ष बचा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 25 में 5 से भाग लगा दीजिए, तो कितना आ गया 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल कर आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे b की आयु पूछी गई है कि b की आयु कितनी है। तो हमें क्या करना है, b की आयु भाई कितनी है, आपको पता है कि b की आयु 2k है और k की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 है। तो 5 × 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यानी कि b की आयु कितनी निकल कर आई, 10 ईयर्स। b 10 वर्ष का है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए, ये जो हमारा 31वां क्वेश्चन था वो आयु से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, मतलब आयु का वाला ही चैप्टर का क्वेश्चन है। और आप देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से बनाना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई 32वां क्वेश्चन क्या है। फिर से देखिए आपका आयु यानी कि एज का क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। यहाँ पर बोलना है कि हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ था। मतलब जब हंसा का जन्म हुआ था तब उसकी माँ 31 वर्ष की थी। पहली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी आयु 0 वर्ष होती है। कितनी होती है उसकी आयु, 0 वर्ष होती है। हंसा के पिता की 35 वर्ष के थे। हंसा के पिता की आयु कितनी थी, 35 वर्ष थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। यानी कि जब हंसा के भाई का जन्म हुआ था, जब हंसा का भाई 0 वर्ष का था, तब उसके पिताजी उस समय 35 वर्ष के थे। फिर इसके बाद बोला गया है जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है, उसका भाई क्या है, हंसा से 3 वर्ष छोटा है। तो आपसे पूछा गया है कि हंसा के माता पिता की आयु के बीच अंतर ज्ञात करें। शायद ही इससे सिंपल क्वेश्चन कभी होगा। तो देखिए हंसा के लिए हम क्या लिख रहे हैं, h। तो हंसा के लिए हमने h लिखा, उसकी माँ के लिए हमने m लिखा, उसके पापा के लिए हमने f लिखा, ठीक है, और भाई के लिए हमने b लिखा। एब्रिविएशन इस्तेमाल किए, संक्षिप्त वर्ड इस्तेमाल किए। हंसा s से डिनोट कर रहे हैं, माँ को m से डिनोट कर रहे हैं, पिताजी फादर को f से डिनोट कर रहे हैं, और भाई b को हम b से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब हंसा का जन्म हुआ था। तो पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि अगर हम हंसा की बात करें और उसकी माँ की आयु की बात करें,
तो माँ 31 साल की थी जब हंसा 0 साल की थी। ठीक, सेकंड केस की बात करें तो देखिए सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, इनके पिताजी जो हंसा के पिताजी हैं वो 35 वर्ष के थे। कब? जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो भाई मतलब जब भाई 0 वर्ष का था, यहाँ पर हंसा 0 वर्ष की थी, तब माँ 31 वर्ष की थी, और जब उसके भाई का जन्म हुआ था तो पिताजी 35 वर्ष के थे। अब इस चीज को समझना आप, इन्होंने बोला है कि जो हंसा है वो अपने भाई से कैसी है, 3 वर्ष बड़ी है, मतलब हंसा का भाई हंसा से 3 वर्ष छोटा है। अगर हम यहाँ पर 3 जोड़ दें, 3 अगर हम जोड़ दें तो 3 इसकी माँ की आयु में भी जुड़ेंगे, तो यानी कि हंसा अगर 3 वर्ष की है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 34 वर्ष हो जाएगी। माँ की आयु 34 वर्ष हो गई, हंसा की आयु 3 वर्ष हो गई। तो देखिए हंसा यहाँ पर उसका भाई 0 साल का है, तो हंसा कितने की, 3 साल की है, 3 साल बड़ी हो गई कि नहीं, तो हंसा का भाई उससे 3 साल छोटा हो गया कि नहीं, क्योंकि भाई 0 का है और हंसा 3 साल की है। तो हंसा की आयु 3 साल हो गई और उसके भाई की आयु 0 साल हो गई, यानी कि हंसा अपने भाई से 3 साल बड़ी हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर जब हंसा की आयु 3 साल थी तो उसकी माँ की आयु 34 साल होगी। ठीक है, क्योंकि 3 साल तो दोनों में बढ़ेंगे। तो अब आप देखिए पिताजी अगर 35 के हैं और माताजी 34 की हैं तो इनकी आयु में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 1 साल का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 साल का अंतर है, यानी कि पिताजी उनकी माताजी से 1 साल बड़े हैं। तो किस ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। देखिए यहां पर गुना आ गया तो यहां हम अनुपात बना सकते हैं। ठीक है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, सॉरी वर्ष नहीं, 5 गुना बड़ा है। 10 वर्षों बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर उसकी आयु उसकी 3 गुनी होगी। मतलब भास्कर की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी होगी। कब? 10 वर्ष बाद। भास्कर की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए पहले केस में हम बात करते हैं वर्तमान आयु की। तो पहले केस में क्या दिया है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान में जो भास्कर है मतलब बी से डिनोट कर लो और बहन को एस यानी कि सिस्टर को एस से डिनोट कर लो। इन्होंने बोला कि वर्तमान में भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। तो अगर बहन 1 साल की है तो भास्कर कितना 5 साल का होगा, तो इनका अनुपात कितना बन गया, 5:1 का अनुपात बन गया। अब इन्होंने बोला सेकंड केस में कब, 10 वर्ष बाद। कब? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ये बोल रहे हैं जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। मतलब 10 वर्ष बाद जो उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उससे 3 गुनी होगी। तो अगर हमने बोला कि 10 वर्ष बाद बहन जो है 1 साल की है तो भास्कर कितने का होगा, 3 साल का होगा, मतलब 3 गुना होगा। अब आपको पता है कि 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। अगर 2 व्यक्तियों की आयु की बात करें, जैसे हमने बोला कि एक व्यक्ति एक्स और एक व्यक्ति वाई है। एक्स की आयु 5 साल है जबकि वाई की आयु 6 साल है। दोनों की आयु में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 1 साल का अंतर है। 2 साल बाद एक्स हो जाएगा 7 साल का जबकि वाई हो जाएगा 8 साल का। फिर भी अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर फिर भी अंतर 1 साल का ही है। तो 2 व्यक्ति की आयु के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे 2 साल बाद की बात करें, चाहे 3 साल बाद की बात करें, चाहे 10 साल बाद की बात करें, चाहे 5 साल पहले की बात करें, चाहे 6 साल पहले की बात करें, चाहे 15 साल पहले की बात करें। मतलब 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। अब आप देखिए कि भास्कर की वर्तमान में आयु यदि 5 है, उसकी बहन की कितनी 1 है, तो यहाँ अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 4 का है। 10 वर्ष बाद भास्कर की आयु यदि 3 है, उसकी बहन की आयु कितनी 1 है, तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप कहेंगे सर नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। तो हमें क्या करना है, इनकी आयु के बीच का जो अंतर है वो समान बनाना है। अब वो समान कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप इस 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 4 का गुणा नीचे कर दीजिए। एक तो तरीका ये है, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 को 4 कैसे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अंतर 4 का है और यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। तो 2 को 4 कैसे बनाया जाए, बात इसकी आती है कि 2 को 4 बनाने के लिए तो आप कहेंगे सर बहुत ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को यदि 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,
तो 10 वर्ष बाद जो भास्कर उसकी बहन की आयु का अनुपात होगा, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 और ये कितना 2। देखिए दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, 4 का। और 10 वर्ष पहले भी कितने का था, मतलब वर्तमान में भी कितने का था, 4 का। तो हमने क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच अंतर सदैव समान होता है। अब ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए भास्कर वर्तमान में 5 का था, 10 वर्ष बाद कितने का हो गया, 6 का। तो चलिए यहां पर हम लिख ले रहे वर्तमान, लिख ले रहे वर्तमान, और 10 वर्ष बाद का लिख ले रहे, 10 वर्ष बाद का लिख ले रहे, 10 वर्ष बाद का लिख ले रहे अनुपात। भास्कर वर्तमान में और उसकी सिस्टर का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 5:1 के अनुपात में उसकी आयु है। 10 वर्ष बाद में भास्कर और उसकी सिस्टर का अनुपात कितना है, 6:2 का अनुपात है। क्योंकि अंतर समान है तो यहां से ही ये वाला अनुपात आपको उठाना है, पहले वाले अनुपात से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए भास्कर वर्तमान में 5 का था, 10 वर्ष बाद कितने का हो गया, 6 का। वर्तमान में बहन उसकी 1 की थी, 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 की। कितनी यूनिट की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वृद्धि हुई। 1 यूनिट क्यों, क्योंकि 10 वर्ष बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 10 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 10 वर्ष के बराबर है, तो आपसे पूछा क्या गया है, भास्कर की वर्तमान आयु क्या है। भास्कर की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 वर्ष, यानी कि भास्कर की वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, 50 वर्ष। भास्कर की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर 50 वर्ष। आई थिंक आपको बात समझ में आई। किस ऑप्शन में दिया है 50 वर्ष, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 20 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में। तो देखिए यहाँ पर एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 5:6 है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पर ले लिया, पहला केस है हमारे पास वर्तमान का। क्या केस है, वर्तमान का। तो वर्तमान में x और y की आयु का जो अनुपात है वो 5:6 का अनुपात है, ठीक है। अब कितने वर्ष बाद, 7 वर्षों बाद यह अनुपात 6:7 में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड केस, सेकंड केस कब का है, तो ये वो दिया है आपको 7 वर्ष बाद का, 7 years लेटर का, यानी कि बाद का, 7 वर्ष बाद का। 7 वर्ष बाद का यदि अनुपात की बात करें तो ये अनुपात 6 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो आपको क्या चीज चेक करनी है, आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों की आयु के बीच में अंतर समान आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको आयु के बीच का अंतर समान बनाना पड़ेगा, और यदि आ रहा है तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। तो अब आप देखिए, पहले वर्तमान में x 5 का था, y 6 का, अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर 1 का। 7 वर्ष बाद x 6 का हो गया और y 7 का, तो अंतर कितने का, 1 का। तो दोनों की आयु के बीच में अंतर समान है, तो आपको समान करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए 5 से x कितना हो गया, 6, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा। y 6 से कितना हो गया, 7, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में जो 5 का था 7 वर्ष बाद 6 का हो गया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 7 वर्ष के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 7 वर्ष बाद का अनुपात था ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 7 वर्ष के बराबर। अब आपसे पूछा क्या गया है, x की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, तो x भाई वर्तमान में कितना है, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 35 वर्ष। यानी कि वर्तमान में जो x की आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष है। किस ऑप्शन में दिया है आपको 35 वर्ष, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, आयु के क्वेश्चन जब भी करते हैं आप और अनुपात आपके पास जब आता है तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अनुपात के बीच का अंतर क्या है, समान अगर नहीं दिया है तो समान बनाना है, और दिया है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 क्या है। दूध में 5% पानी होता है, ठीक है। इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। मतलब ये जो 8 लीटर दूध आपको दिया है इसमें 5% क्या है, ऑलरेडी पानी है, और ये बोल रहे हैं कि इस 8 लीटर के मिश्रण में, मतलब जिसमें पानी ऑलरेडी है, 5% पानी है, उसमें कितना दूध मिलाएं
जिससे इसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 4% हो जाए। अब बताइए पानी का प्रतिशत क्यों घट रहा है, उसके दो रीजन है। देखिए एक तो टोटल क्वांटिटी बढ़ रही है, और टोटल क्वांटिटी किससे बढ़ रही है, आप उसमें पानी नहीं मिला रहे हैं, आप उसमें दूध मिला रहे हैं। अगर टोटल क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, कुल मात्रा को आप बढ़ा रहे हो, वो भी किसके माध्यम से, दूध के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, तो आपकी पानी की मात्रा तो कांस्टेंट है कि नहीं, दोनों जगह पर पानी तो आपने नहीं मिलाया ना। तो अगर हम ऐसा देखें कि पहले केस में 8 लीटर का आपका मिश्रण था, इसमें 5% क्या था, पानी था। तो पहले पानी कितना था, तो आपने 8 लीटर का क्या निकाल लिया, 5%, तो ये पानी आ गया। ठीक है, अब हमने बोला कि इस 8 लीटर के दूध में, यानी कि दूध और पानी का मिश्रण था जिसमें 5% पानी था, इसमें हमने क्या किया, x लीटर दूध और मिला दिया। क्या मिला दिया, x लीटर दूध और मिला दिया। अब इस x लीटर में हमने दूध और मिला दिया 8 में, तो अब ये नई मात्रा हो गई हमारे मिश्रण की। तो इसमें पानी का परसेंटेज अब कितना हो गया, बोले 4% है। कितना है, 4%। तो अब आप बताइए पहले केस में जितना पानी था और दूसरे केस में जितना पानी है दूध के अंदर, तो पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ, परसेंटेज में जरूर परिवर्तन हुआ, लेकिन पानी की मात्रा उसके अंदर चेंज नहीं हुई। उसका रीजन ये है कि 8 लीटर में पहले 5% पानी था, अब 8 लीटर में आपने x लीटर जो मिलाया है वो दूध मिलाया है, ना कि पानी। तो अब ये 8 प्लस जो x लीटर नई क्वांटिटी बनी है, इसके अंदर 4% जो पानी है ना, वो पहले के पानी के बराबर है, क्योंकि पानी की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पहले का केस यानी कि 8 का 5% और बाद का केस यानी कि 8 प्लस x का 4%, दोनों कैसे होंगे, बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल। देखिए 4 से ही कट जाएगा कितने बार, तो आप कहेंगे सर 2 बार। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, और ये हो गया 8 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप 10 में से किसको माइनस कर दीजिए, 8 को, यानी कि 2 लीटर। तो आपने क्या मिलाया, 2 लीटर दूध मिलाया। कितना दूध मिलाया, 2 लीटर। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन डी क्या है आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम भाई इसको ऐसे ले लें कि 8 में कितना, 5% क्या है, पानी है। अब हमने क्या किया, 8 में x लीटर दूध और मिला दिया। अब ये जो पानी का परसेंटेज है, जो पानी की मात्रा है, 8 प्लस x में कितने परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और बोल रहे हैं कितना है, 4% के बराबर है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप परसेंट का सिंबल हटाएंगे, अपॉन में क्या आएगा, 100, तो ये परसेंट से ये 100 कट जाएगा। तो अब आपका कितना हो गया ये, तो आप कहेंगे 8 5 40, और इंटू में क्या हो जाएगा, 8 प्लस x इंटू में कितना, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ही कटेगा कितने बार, 10 बार। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी निकल कर आनी है, 2 लीटर के बराबर। यानी कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई, 2 लीटर। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक, और ये आपका फर्स्ट मेथड है। आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि भाई दूध की मात्रा मिला रहे हैं, यानी कि पानी की मात्रा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसीलिए हमने यहाँ पर 8 का 5% और यहाँ पर 8 प्लस x का 4% दोनों को बराबर किया है। ठीक है ना, दोनों जगह स्थिर थी पानी की मात्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, x² प्लस 3x माइनस 40 के गुणनखंड निम्न है। आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं एक वर्ग समीकरण के गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है x² प्लस 3x माइनस 40, इसके आपको गुणनखंड करने और बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका आंसर है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको एक विशेष चीज पर ध्यान देना पड़ता है। वो क्या है भाई, यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है x का, इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 3x बने, लेकिन गुणा करने पर कितना बने, 40 बने। तो अगर हम बोलें कि 8 पंजे 40 होता है, 8 5 40 होता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है 8 5 40। तो 40 लेकिन किसका चाहिए, माइनस का, और यहाँ पर प्लस का 3 चाहिए। तो अगर 8 प्लस का रखते हैं और माइनस का 5 रखते हैं, तो देखिए क्या गुणनखंड मिलेंगे, 8 5 40 प्लस के 8 का माइनस के 5 से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 40 आएगा। प्लस के 8 में माइनस का 5 यदि आप ऐड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो हमें गुणनखंड मिल गए। तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40। ठीक है भाई, हमें गुणनखंड मिल गए। अब आप देखिए 8x में से 5x जाएगा तो 3x ही बचेगा। तो हमने क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं की क्या, बिल्कुल नहीं की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे,
दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस का ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तो आप कहेंगे सर x प्लस 8 दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 8 दोनों में से कॉमन लिया तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा माइनस का 5। तो आपके गुणनखंड हो गए x प्लस 8 और x माइनस 5, यानी कि x प्लस 8 और x माइनस 5 आपके गुणनखंड निकल कर आए। किस ऑप्शन में दिए हैं x प्लस 8 और x माइनस 5? तो देखिए ऑप्शन ए ही आपको दिख रहा है भाई, x माइनस 5 और x प्लस 8। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो ये कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ग समीकरण उसके गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जो हमारा x का गुणांक होता है यानी कि जो x का टर्म होता है उसको हमें इस तरीके से तोड़ना रहता है कि जोड़ने या घटाने पर तो हमें x वाला टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि p प्लस 1/p इक्वल टू 8 हो तो p की पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। यदि हमारे पास x प्लस 1/x की होल पावर 3 का फॉर्मूला हम बनाते हैं तो ये बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये किस फॉर्मूले से बनाया हमने? तो हम जानते हैं भाई a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का, उससे हमने ये फॉर्मूला तैयार किया। x प्लस 1/x के टर्म में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर p प्लस 1/p का टर्म दिया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यहाँ से x से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर और x कैंसिल, तो कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 3x प्लस 3/x बचेगा, 1/ नहीं, कितना? तो ये आपका बचेगा 3/x, ये आपका बचा 3/x। अब आप बताइए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है ऊपर? तो आप कहेंगे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस ऊपर से 3 कॉमन लिया आपने तो ये हो गया x प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकल आएगी और हमें शायद यही वैल्यू निकालनी है p पे पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3। तो यहाँ से हम पहले फॉर्मूला निकालना सीख रहे हैं, फिर वैल्यूज हम वहाँ रख के सेटिस्फाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कैसे निकालते हैं भाई? तो ये पूरा माइनस में चला जाएगा, इसके माइनस में, तो x प्लस 1/x की होल पावर 3 माइनस 3x प्लस 1/x, ये एक फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को, कि जब आपके पास वैल्यू क्या दी है, x प्लस 1/x दिया है और आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू होता है x प्लस 1/x की होल पावर 3 माइनस 3x प्लस 1/x। अब आप देखिए x प्लस 1/x यानी कि p प्लस 1/p का काम करेगा और p की पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3 ये x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का काम करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई हमें जो वैल्यू निकालनी है p की पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1/p की होल पावर 3 माइनस 3p प्लस 1/p। अब देखिए इसको ऐसे कन्वर्ट क्यों किया, आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास p प्लस 1/p की वैल्यू थी इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, p प्लस 1/p की वैल्यू 8 की पावर 3 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 512 माइनस 24। देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 जाएगा 11 में से तो 8 बचेगा, 488 488, यानी कि p की पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3 की जो वैल्यू निकल कर आई वो 488 निकल कर आई, 488 निकल कर आई। किस ऑप्शन में दिया है? तो
तो आप कहेंगे ऑप्शन सी जो है 488 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से हमने दो बातें सीखी, एक तो ये फॉर्मूला P प्लस 1/P, यदि आपको गिवन है और P की पावर 3 प्लस 1/P की पावर 3 निकालना है तो इस टाइप के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू होता है x प्लस 1/x की होल पावर 3 माइनस 3x प्लस 1/x। या ये आया कैसे, तो उसका तरीका क्या है, a प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला ये, a प्लस बी की होल पावर 3 क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अगर दोनों में से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। तो ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि a की पावर x प्लस 5 इंटू a की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x इक्वल टू 1 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर घातांक करने के नियम लगने वाले हैं। आप जानते हैं कि यदि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n दिया हो तो x की पावर m प्लस n होता है। पहली चीज मीन्स यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नियम की, तो x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n हो तो क्या हो जाता है, x की पावर m माइनस n। यानी कि यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। एक नियम ये लगेगा इसमें। चलिए तो तीसरे नियम की हम बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ लगेंगे वो भी हम एक एक करके देखते जाएंगे। यदि x की पावर a दिया है बराबर में x की पावर b दिया है, आधार समान है और बराबर में है तो घातें भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब a बराबर क्या होता है, b के बराबर होता है। देखिए यदि बेस कैसे हैं, सेम है और इक्वल में है तो उनके एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आई होप आपको बात समझ में आई। अब देखिए किस तरीके से नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया है a की पावर x प्लस 5, ठीक है, इंटू में दिया है a की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर दिया है a की पावर x इक्वल टू में क्या दिया है 1। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है भाई कि x का मान बताइए क्या होगा, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आधार सामान्य गुणा में घातें जुड़ेंगी तो a की पावर x प्लस 5 और प्लस हो जाएगा 2x माइनस 1। ये पूरा किससे डिवाइड है, a की पावर x से और बराबर में क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नियम लगा दिया कि आधार सामान्य तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो a की पावर x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 1 और माइनस कितना हो जाएगा उसमें से x इक्वल टू में क्या है 1। तो x से x कैंसिल हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो a की पावर 4 प्लस कितना हो गया 2x बराबर में क्या है 1। लेकिन आप कहेंगे सर ये नियम तो कहीं बन ही नहीं रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, आपको x का मान निकालना है। तो x अभी कहाँ चढ़ा हुआ है, छत पर। छत मतलब a के ऊपर चढ़ा यानी कि छत पर चढ़ा हुआ है। x को आपको नीचे लाना है। कैसे लाएंगे, जब आप ये नियम लगा पाएंगे कि यदि आधार समान है और बराबर में है तो घातें भी कैसी होती हैं, बराबर। तो चलिए बनाते हैं इसको। a की पावर 4 प्लस 2x इक्वल टू में a की पावर 0। ये जो 1 है इसको हम a की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की घात यदि आप 0 करते हैं, किसी भी नंबर की पावर यदि आप 0 करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को हमने रिप्लेस कर दिया a की पावर 0 से। अब देखिए आधार समान है, बराबर में है तो घातें भी कैसी हो जाएंगी, बराबर। यानी कि 4 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कटेगा 2 टाइम तो माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। किस ऑप्शन में दिया है आपको -2, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है आपको -2। तो इस प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन था 38 नंबर का, इसका आंसर क्या आया, -2। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। आई होप आप तक बात पहुंच गई है, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। जब 4 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 12 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल की कोटि बताइए। देखिए कोटि समझ लीजिए क्या होता है।
कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास आता है, कोई भी आपके पास बहुपद आता है, ठीक है, क्या आता है, बहुपद आता है, कोई भी पॉलिनोमियल आता है, तो उसकी जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है उसको हम कोटि बोलते हैं। जैसे हमने यही बोला, चल ये भाई ये हमारे पास एक बहुपद है तो इसकी कोटि क्या होगी, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 6 है, तो इस बहुपद की कोटि कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि 6 हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर लिखा 3y की पावर 5 प्लस 4y की पावर 3 प्लस y और प्लस का 9, और हमने बोला कि बताइए ये जो बहुपद दिया हुआ है आपको इसकी कोटि क्या है, तो आप कहेंगे वेरिएबल जो y है उसकी मैक्सिमम पावर 5 है, तो इस बहुपद की कोटि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को समझिए, ये बोल रहे हैं कि जब इसको 2x² से विभाजित किया जाता है तो जब भाग देंगे तो भागफल आएगा, यानी कि कोसेंट आएगा, तो जो भागफल प्राप्त होगा उसकी कोटि बतानी है आपको। तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। भाग देना शुरू करें, देखिए पहले तो आप बिना देखे ही आपको इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, पहले हम आपको करवा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट भी मतलब इसको आंसर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम भाग दे के बताते हैं। 4x की पावर कितनी है, 6 है, प्लस 12x की पावर कितनी है, 4 है, प्लस 3x की पावर कितनी है, 3 है, माइनस 2x² है। अब इसको भाग किससे देखना है, तो देखिए इसको भाग देना है 2x² से, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म में भाग दिया जाएगा, यानी कि आपको 2x² को 4x की पावर 6 बनानी है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें 2x² को, तो आप कहेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 बन जाएगा, और x की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये डिवाइड होगा, यानी कि भागफल में सबसे पहले आएगा 2x की पावर 4, ठीक है, 2x की पावर 4 आएगा। तो अब 2x की पावर 4 जब आएगा, देखिए 2 का गुणा 2 से 4 हो गया, और x की पावर 2 x की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, x की पावर 6, तो ये हो गया 4x की पावर 6, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट टर्म आपका नीचे आएगा कितना, 12x²। अब आपको भाग देना है 12x की पावर 4 से, स्क्वायर नहीं, 12x की पावर 4 को भाग देना है 2x² से, तो आपको यहाँ 4 पावर चाहिए x की और 12 चाहिए, तो यानी कि 2 को किससे गुणा किया जाए, तो आप कहेंगे 6 से, और किससे, x² से, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12x की पावर 4, ठीक है, ये भी आपका 0 होगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट टर्म आएगा 3x की पावर 3। अब आपको 3x की पावर 3 को डिवाइड करना है 2x² से, तो देखिए एक तो आपका x टर्म कंफर्म आने वाला है, लेकिन यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर 2 है, तो क्या करें, तो हम इसको भाई 3/2x से डिवाइड करें। कितने टाइम डिवाइड करें, कितने बार डिवाइड करें, 3x/2, क्योंकि 3x/2 का मल्टीप्लाई 2x की पावर 2 से होगा, तो x की पावर 2 x की पावर 1 3 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 3x की पावर 3, ठीक है, ये भी डिवाइड हो गया। लास्ट टर्म आपका आएगा माइनस वाला, माइनस का 2x², तो माइनस का 2x² चाहिए आपके पास, प्लस का 2x² है, तो माइनस के 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि माइनस के 1 टाइम डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x², तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये भी क्या मिलेगा 0। तो आपको भागफल क्या मिला, तो आपको भागफल मिला, कोसेंट मिला 2x की पावर 4 प्लस 6x² प्लस 3/2x माइनस 1। बताइए जो आपको भागफल मिला उसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, तो आप कहेंगे x की अधिकतम घात यहाँ पर 4 है, तो आपका आंसर कितना हो गया 4, यानी कि भागफल की जो कोटि आई वो कितनी निकल कर आई 4। ये तो पूरा तरीका हो गया, लेकिन क्या आपको इस तरीके से करना है एग्जाम में, नहीं करना है, हमें कैसे करना है उस चीज को हमें समझना है। तो देखिए आपने देखा कि यहाँ पर 2x² था और यहाँ कितना है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 6 है। तो अब आप बताइए जब भाग देते हैं तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 6 में से 2 घटा दोगी कितनी बचेगी 4, यानी कि ये बात कंफर्म है कि 6 में से आपने 2 घटा दी 4 बचेगी। तो जो भागफल की मैक्सिमम घात होगी, जो वेरिएबल होगा उसकी जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी 4 होगी, यानी कि 4 होगी। तो बस यहीं देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कितना आएगा 4 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया सी। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है। इनकेस अगर आपसे भागफल पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन में कि भागफल क्या होगा, कोसेंट क्या होगा, तब आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ती और आपको भागफल बताना पड़ता। तो ये बताना जरूरी था, क्यों जरूरी था कि अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, पूछे जब इसको 2x² से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा, तो उस केस में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका भागफल ये निकल कर आएगा।
तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने दो चीजें समझ ली। क्लियर होगी बात? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर बोल रहे हैं 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का गुणनफल है। गुणनफल का मतलब क्या होता है? जब दो संख्याओं का गुणा आप आपस में करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो गुणनफल कहलाता है, मतलब प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे हम आपसे बोलें 2 इंटू 5 करिए तो आप कहेंगे सर 10, तो यानी कि 2 और 5 का गुणनफल कितना है? 10 है। प्रोडक्ट क्या है? 10 है। बस आपको भी क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में गुणा करना है आपस में, लेकिन करेंगे किस तरीके से? चलिए बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास है यहाँ पर 3x माइनस 4y और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास 3x प्लस 4y और थर्ड ब्रैकेट में आपके पास है 9x स्क्वायर माइनस 16, माइनस नहीं प्लस का 16y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ये 3x a का काम करता है और 4y b का काम करता है तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं? यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लग गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होगा? तो आप कहेंगे ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3x, तो आप कहेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सॉल्व होगा अभी। और इनटू में क्या चल रहा है? तो आप कहेंगे 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर चल रहा है। ठीक, अब ये 3x का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे सर ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 16y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। और इनटू में क्या है? तो आप कहेंगे सर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप फिर से देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ पर a का काम क्या कर रहा है? 9x स्क्वायर और b का काम क्या करेगा? 16y स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे ए स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर आप जानते हैं 81, x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 4 पावर हो जाएगी। 16 का स्क्वायर होता है 256 और y की पावर भी कितनी? 4 हो जाएगी। यानी कि आपका आंसर जो निकल कर आया वो आया 81 x की घात 4 माइनस 256 y की घात 4। किस ऑप्शन में दिया है? तो 81 x की घात 4 माइनस 256 y की घात 4 ऑप्शन बी में आपको दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमने फिर से अगले जो 10 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन किया और आपने देखा कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका हार्ड लेवल का नहीं था, सारे के सारे बेसिक और अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप प्रैक्टिस करिए और आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके नेक्स्ट जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा तो इस एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर हम विराम देते हैं इन 10 क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।